दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी के पदखंड के चैप्टर नंबर 4 जिस चैप्टर का नाम है छपा है, इस चैप्टर से जितने भी एमबीबीएस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इससे पहले पदखंड के चैप्टर नंबर 3 तक की क्लास हम करा चुके हैं और गदखंड के चैप्टर नंबर 13 तक की क्लास करा चुके हैं। यदि नहीं देखे तो आप सभी चैनल पर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट से देख लीजिए या यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नवाधास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार, काशी, वृंदावन या मथुरा। छपाई सबसे पहले जान लीजिए छपाई के लेखकों ने नवाधास है, ठीक है। और नवाधास की काव्य रचना का क्षेत्र जो था, मतलब वो जो काव्य करते थे, वो रचना करते थे काव्य में, वह ज़्यादातर किस क्षेत्र के लिए करते थे? हरिद्वार के लिए, काशी के लिए, वृंदावन के लिए, मथुरा के लिए। करेक्ट आंसर आप सभी एक का याद रखोगे, सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आप सभी एक का सी बताना। दूसरा नंबर प्रश्न की कह रहा है नवाधास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुर था, करुणा का पुर था, माधुर्य भाव का पुर था या दुराग्रह भाव का पुर था? नवाधास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुर था। दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है नवाधास जी किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के, जैन धर्म के? बहुत ही जैन दर्शन के या जैन धर्म कर सकते। तीसरे नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताओगे? सी बताना, वैष्णव दर्शन के। क्या बताओगे? वैष्णव दर्शन के नवाधास संत थे। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है? बहुत ही विवेक क्वेश्चन। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कबीर दास है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम नवाधास चैप्टर पढ़ रहे तो लगातार नवाधास ही लगा देंगे, ऐसे ऑप्शन में नवाधास था भी नहीं, तो कबीर दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजक के जो रचयिता है यह कबीर दास जी है। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? बी बताओगे। छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है? देखिए प्रश्न पूछ लिया आपसे, छपाई शीर्षक के रचयिता कौन है? नाभादास। क्या बताओगे? नाभादास है, ठीक है। सूरदास के पद सूरदास के, तुलसीदास के पद तुलसीदास के है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है नाभादास की कौन सी रचना है? करबक है, कवित है, उषा है, छपा है? तो नाभादास की रचना कौन सी? यहाँ पे पूछा था, देखिए प्रश्न उल्टा करके कितना बार पूछा जाता है। मैंने आप सभी को हमेशा बताता हूँ इसीलिए कि बाबू रे हमारे साथ पढ़ रहे हैं आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट सी मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होंगे तो आर मतलब रिजल्ट आपका क्लियर आएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी मैं ऑब्जेक्टिव भी कराता हूं तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। तो नवाधास की जो रचना है, रचनाकार थे, यह रचना है किसने, कौन है? तो छपाई है, ठीक है। छपाई के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो नवाधास है। यहाँ पे उल्टा करके प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न की यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है नवाधास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के या सद्गुणोपासक, राम भक्त धारा के, सगुण धारा के या इनमें से कोई नहीं? 7 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन याद रखोगे। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे नवाधास, ठीक है। ये करेक्ट आंसर आप सभी बी याद रखोगे, ठीक है। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है कि नवाधास किसके समकालीन थे? कबीरदास के समकालीन, सूरदास के समकालीन, तुलसीदास के समकालीन या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन है ना आपके टेस्ट से लेकर सेंटअप एग्जाम से लेकर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8-9 प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर याद रखना। तुलसीदास के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है नवाधास का जन्म कब हुआ था? नवाधास का जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में अनुमानित, या 1560 में, या 1565 ईस्वी में? तो नवाधास का जो जन्म हुआ था यह 1570 ईस्वी में अनुमानित, यानी अनुमान पूरा ये एकदम कन्फर्म नहीं, लेकिन लोगों ने अनुमान लगाया कि नवाधास का जन्म कब हुआ, तो 1570 ईस्वी में। होते हैं ना बुजुर्ग लोग कि हाँ हम लोग जन्म हुए थे उसी समय ये लड़का जन्म हुआ था, इसी प्रकार से अनुमान लगाया गया था। तो यह अनुमान लगाया गया था कि 1570 ईस्वी में नवाधास जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे देखिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नवाधास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कवि नवाधास भी सिर झुका लेते हैं? सूरदास के, कबीरदास के, तुलसीदास के या इनमें से कोई नहीं? 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास की कविता जब भी नवाधास सुनते हैं तो सिर झुका लेते हैं। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? ए बताओगे, क्योंकि सूरदास जो कबीर के बारे में लिखते हैं ना यार, अच्छे सॉरी कृष्ण के बारे में। यहाँ देखिए कर प्रेम के पीर कवि थे ना, नहीं सॉरी प्रेम के पीर कवि नहीं थे, हाँ ये कृष्ण के बारे में लिखते थे। अरे यार मैं कंफ्यूज कर दिया तो मैं तुमको बता दूँ, सूरदास जो है ये सूरदास हमारे राम भक्ति धारा के कवि थे ना, हाँ राम भक्ति धारा के। चलो छोड़ो इसको, छोड़ ही दो, नहीं तो
तुम राम भक्ति धारा सही में बता, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, हाँ सही बता रहा था, आई रियली सॉरी। ये सूरदास जो थे कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना नवाधास की है? सूरसागर की, भक्तकाल की, बिहारी सत्यशई की, बीजक की। कौन सी रचना नवाधास की है? 11 नंबर क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन, याद रखो कि भक्तकाल है। कौन सी रचना नवाधास की है? तो भक्तकाल जो है यह नवाधास की रचना है। सूरसागर नहीं है, बिहारी सत्यशई नहीं, बीजक नहीं है। अगला प्रश्न की 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है नवादास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। नवदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? वृंदावन। क्या बताओगे? वृंदावन। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। अगला प्रश्न के 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई का, दोहा का, छपाई का, कवि का। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका छपाई का। क्या बताओगे? छपाई का। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है छपाई कितने पंक्तियों का छंद होता है? छपाई जो होता है ये कितने पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का। याद रखोगे 6 पंक्तियों का। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर प्रश्न। टोटल इस चैप्टर से हम 28 MB क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, तभी जाइएगा क्लास से बाहर, ठीक है। और इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपसे हर हाल में ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि PDF जो होता है वहीं पे मिलता है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कर सूर्य के कवित्व को सुनकर कवि क्या करते थे? सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे? सिर हिलाते थे, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते थे, या इनमें से कोई नहीं? 15 नंबर क्वेश्चन, सिर हिलाते हैं। क्या सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सिर हिलाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य मतलब सूरदास, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ पे देखो, सूर्य कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर्य कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार? यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। बार बार बताते हैं, अलंकार जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये व्याकरण का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए आपका अनुप्रास से कौन है? सूर्य कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। जो कबीर है आप सभी को मालूम है ये हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कबीर का जन्म ऐसा हुआ परिवार से हिंदू परिवार में, बहुत इसके बारे में जब सुनोगे तो आपको पता चलता है। इसको फेंक दिया गया था तो कहीं से कोई व्यक्ति उठाकर इसको पाला पोसा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है कबीर के दोहे मुझे बहुत पसंद है। जैसे कहते हैं एक दोहा उनको, कबीर जी का दोहा है, ये दोहा सबसे मेरे करीब, दिल के करीब का। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा न कोई। ये जो दोहा है मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं जब भी चाहता हूँ यानी कुछ गलत करने का, तो ये हमारे ये दोहा है याद आ जाता है। और ये दोहा याद आने से हम कोई भी कार्य गलत कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, देखन ही कहता है खोजन नहीं, तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल रहा कोई, मतलब जब हम बुरा को खोजने चला, सर बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा में न मिल रहा कोई, जो दिल खोजा आपनो, मतलब जब हम दिल के अंदर खुद को झांक कर देखे तो पता चला मुझसे बुरा न कोई। इसलिए ऐसा लगता है कि इस धरती पे अगर हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है नवादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया गया? सूरदास की कवि में, या कबीर के, या बिहारी के, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखोगे कबीर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिहारी जो है ना, पता है ये बिहारी कवि जो है बिहार के नहीं थे, याद रखोगे ये राजस्थान के थे। और इतने गजब गजब कवि यानी इन्होंने भी लिखा है प्रेम पे कि सुनकर चौंक जाओगे यार, इसकी कविता सुनना बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर देखो 19वां प्रश्न है नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? आधुनिक काल में, आदि काल में, भक्ति काल में, या रीति काल में? 19 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भक्ति काल में। नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? तो भक्ति काल में, ठीक है, याद रखोगे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न है सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार यानी जो हमारा छपा है, यह सबके हित का वचन कौन कहता है? बात कौन करता है? सुर करता है, कबीर करता है, जयसी जी करता है, विद्यापति करता है? 20 नंबर क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट कबीर करता है। कौन करता है? कबीर करता है।
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कानी का अर्थ होता है, कानी का क्या अर्थ होता है, कानी का क्या अर्थ होता है, विश्वास और प्रतीत। क्या बताओगे, विश्वास और प्रतीत। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। यहाँ पे देखिए नाभादास आ गया, बार बार बताते हैं। देखो आपसे पूछेगा, क्या आपको पूछे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। ये दीक्षा गुरु वाले में से है ना एक न एक प्रश्न प्रत्येक साल एग्जाम में रहता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना ना, तो उसमें अलग से ही लिख लेना। नाभादास के दीक्षा गुरु, तुलसीदास के दीक्षा गुरु, क्या कहते हैं सूरदास के दीक्षा गुरु, इस प्रकार से लिख कर नोट्स को अच्छा से बना लेना, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आप सभी को मालूम है कौन थे, तो स्वामी अग्रदास मगर अग्र अली थे। कौन थे, स्वामी अग्रदास अग्र अली थे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न करा भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, 23 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास। क्या कौन हो जाएंगे, तो भक्तमाल के जो रचयिता है या नाभादास। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताओगे। क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न कह रहा है विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणी धरो, यह पंक्ति किस शीर्ष कविता से है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, छपाए। क्या बताओगे, छपाए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न कहना है नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास जो है ये किसके शिष्य थे। 25 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास के। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कबीरदास किस शाखा के कवि है, कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो कबीरदास जो है हमारे निर्गुण शाखा के कवि है। करेक्ट आंसर आप सभी बी बताओगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न कह रहा है नाभादास किस काल के कवि थे, नाभादास किस काल के कवि थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। जस्ट हम यह प्रश्न पढ़ भी रहे थे। चलिए इस चैप्टर से लास्ट प्रश्न कह रहा है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, जैसी और सूरदास, कबीर और सूरदास, या सूरदास एवं तुलसीदास, या तुलसीदास एवं कबीरदास। तो अभी जस्ट आपको मैंने बता रहा था कि कबीर के बारे में सबसे ज़्यादा लिखते थे और सूरदास के जब कविता सुनते थे तो ये एकदम रुक भी जाते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कबीर और सूरदास कह नहीं सकते, इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा। आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी पदखंड के चैप्टर नंबर 4 से जितनी भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे हमने चर्चा कर लिया। आप सभी इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पूरी अच्छी से तैयारी हो जाएगा। इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे तो उससे पहले वाली भी क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए।